तो देखा आपने कि किस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी बनता जा रहा है। खासकर सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो देश का अग्रणी राज्य बन चुका है राजस्थान। रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनता जा रहा है। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां प्रदेश के लिए, और प्रदेश जिस तरह से विकास की पथ पर अग्रसर है उसके लिए। और जो हमारे तमाम मेहमान हैं उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में और कितनी संभावनाएं हैं, किस तरह से हम प्रदेश को और आगे बढ़ा सकते हैं। विकसित राजस्थान, विकसित भारत 2047 की जो हम बात करते हैं, इसके लिए राजस्थान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रश्री ने इनका इंट्रोडक्शन दे दिया है, बहुत शुक्रिया चंद्रश्री। अब मैं सवालों के साथ शुरुआत करूंगी। सबसे पहले रमन कुमार जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो नवीकरणीय ऊर्जा की हम बात करते हैं तो इसमें सुरक्षा पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं जी राजस्थान का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक को डिस्कस किया। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। अभी हम स्टेट की बात करें एज वेल एज जब हम देश की बात करें तो यस, भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी के सेक्टर में व्हाट वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे हैं। So, first of all, thanks, and being as a panelist, yes, we will discuss कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम राजस्थान में एनर्जी को और कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, क्या सेफ्टी पैरामीटर्स एज वेल एज और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जो आने वाले कुछ अगले वर्ष में हम और अच्छा कर पाएँ। जैसा आपने पूछा कि सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में, तो हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल पावर जनरेट करना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना इम्पॉर्टेंट है उसकी सेफ्टी, कि सेफली हम कैसे उस सोलर सिस्टम को रन कर पाएँ। तो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर में देखिए क्या होता है कि बेसिक अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो सोलर में हम लोग डीसी पावर जनरेट करते हैं फ्रॉम द सोलर प्लेट्स। जैसे बहुत सारी वीडियोस में वी हैव सीन कि सोलर प्लेट से हम क्या करते हैं, डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देन इन्वर्टर्स के थ्रू हम यूजेबल एसी पावर में जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एसी, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। बट जब सेफ्टी की बात करें तो डीसी इज़ वेरी वेरी डेंजरस एज़ कम्पेयर टू एसी। तो हमको जो भी सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके कंबाइनर बॉक्सेस इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पे हमको टेक केयर करना है। डीसी आर्क बहुत कॉमन अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें सोलर का एडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमको इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे फायर इंसिडेंट्स हमको मिल रहे हैं। इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा फायर की न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं। जब उनके सेफ्टी पैरामीटर्स की बात करते हैं कि यार फायर क्यों होता है सोलर में, वहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन आती है कि सोलर जो ऑपरेट होता है वो बहुत हाई डीसी वोल्टेज, लाइक 1000 वोल्ट और 1500 1500 वोल्ट डीसी का प्रेजेंस होता है वहाँ पे। और डीसी अपने आप में एज़ कम्पेयर टू एसी काफ़ी डेंजरस होता है। तो हमको टेक केयर करना है कि यार जो भी सोलर हम लगा रहे हैं दैट शुड बी सेफ़। उसमें अगर इन फ्यूचर कोई भी फायर इंसिडेंट्स होता है तो कैसे हम उसको टेक केयर करने वाले हैं। क्योंकि सोलर में अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल सोलर पैनल्स लगाते हैं, मल्टीपल कनेक्टर्स यूज़ होते हैं, और वो सारी केबल्स जाके एक कंबाइनर बॉक्स में कनेक्ट होती हैं। जैसे हम बिल्डिंग्स में कई बार हम फायर सुनते हैं तो क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग्स में आग लग गई। सिमिलर टू सोलर में भी क्या होता है कि कनेक्टर्स, अगर आपका कोई लूज एंड कनेक्शन है, या आपका क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क, की जैसा क्वालिटी हमको लगाना चाहिए वो नहीं है, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि डीसी आर्किंग हमको देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है फायर इग्नाइट हो जाता है और सोलर प्लांट्स कई बार अच्छे खासे आग के चपेट में आ जाते हैं। हमको ये इंश्योर करना है कि ऐसी सेफ्टी प्रोविजंस हमारे सोलर सिस्टम में होने चाहिए कि इन केस अगर कोई भी फायर इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो हम उसको टेक केयर कर पाएँ। क्योंकि मोस्टली अभी लोगों के दिमाग में क्या होता है कि सोलर में कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमको सडनली जाके इन्वर्टर को ऑफ कर देना है। बट जब आप इन्वर्टर्स को ऑफ करते हैं तो यू कैन कंट्रोल ओनली एसी का कोई भी फायर है तो यू कैन कंट्रोल, बट कोई भी डीसी साइड का फायर है यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, क्योंकि जब तक उस पर सन रेज आएंगी सोलर पैनल्स पे, सोलर पैनल कीप जनरेटिंग पावर। तो फायर इंसिडेंट्स में क्या होगा, एक तो फायर अपनी स्पीड से बढ़ रहा है एंड वो पावर जो सोलर से जनरेट हो रहा है वो अगेन एक रीजन बन रहा है उस फायर को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए। ऐसे सेफ्टी पैरामीटर्स हमको डिफाइन करने हैं। इवन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी हैं, देयर आर सम रेगुलेशंस पास्ड बाय एनईसी, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटीज़ ने भी बहुत सारे रेगुलेशंस दिए हैं कि डीसी आर्किंग, डीसी में फायर होता है तो हमको रैपिडली सिस्टम को कैसे शट डाउन करना है। ये चीज़ें मेरे को लगता है कि शायद हमको मतलब और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे सोलर में क्या होता है कि अच्छा खासा अमाउंट जो कस्टमर होता है उसको अच्छा खासा अमाउंट लगाना पड़ता है, देन ही गेट रिटर्न्स थ्रू द जनरेशन जो वो जनरेट करता है।
बट इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं सेफ्टी से वी कैन नॉट कम्प्रोमाइज़। किसी के करोड़ों रुपए लगे हैं, किसी के लाखों रुपए लगे हैं, उसके बाद भी सेफ्टी से अगर कोई कंप्रोमाइज़ होता है तो हो सकता है फायर फाइटर जाए और वो लाइव वायर्स पे अगर उसने कुछ भी स्प्रे किया तो वो फायर फाइटर भी इलेक्ट्रोक्यूट हो सकता है। यस, ओके। सो हमको ये प्रोविजंस रखने, जैसे आस्का इज अगेन लाइक वी आर इनोवेटर्स। हम लोग हमेशा देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी हम दे सकते हैं देश को, कंट्री को क्या नई टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। तो एडिंग टू दिस कि जो सोलर में हम लोग को लगा कि यार सोलर में अगर कभी भी कोई फायर होता है तो इन्वर्टर के पास कोई प्रोविजन नहीं है कि उस फायर को वो डाउस कर पाए। सोलर पैनल के अंदर कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो इग्नाइटेड आर्क को वो कंट्रोल में ले पाए। तो वी हैव डेवलप्ड वन सोल्यूशन विच इज़ आस्का पीवी स्टॉप। उस पर हम क्या कर देते हैं कि लिक्विड पॉलीमर को हम सोलर पैनल्स पे स्प्रे कर देते हैं। तो स्प्रे करते ही क्या होता है कि सोलर से जो पावर जनरेशन है नाउ, अब सन रेज सोलर पैनल्स को हिट नहीं करेंगी एंड दैट जनरेशन गोज टू जीरो। जो आस्का ग्रुप की तरफ से अपनाए जा रहे हैं इसको कम करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए, और सेफ्टी का जो है वो कंसर्न सबसे ज्यादा रहता है इसे लेकर। कुलदीप शेखावत जी भी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो भारत के भीतर या भारत के बाहर जब ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को निष्पादन करने की बात आती है तो उसमें समय में क्या अंतर होता है? सभी को मेरा नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और भारत के प्रीपेक्स में ये बहुत ज़रूरी सा प्रश्न है। मोहन एनर्जी जो हमारी कंपनी है वो अफ्रीका में मेनली काम करती है और अब वो डोमेस्टिक प्रोजेक्टों में आई है। अभी जो हम अफ्रीका में काम कर रहे हैं या पिछले 20 साल से देखते आए हैं, वो देश पिछड़े हुए हैं, लेकिन जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो उन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा है जिसे वो फॉलो करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण जो सभी को पता है जो ऊर्जा के क्षेत्र में है कि जब ट्रांसमिशन लाइन बनती है तो उसके अंदर ROW आते हैं, लिटिगेशन के इश्यू आते हैं। किसान भाई जो हैं हमारे, उनकी जब ज़मीन पे काम करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे को कंपनसेशन नहीं मिला। उसकी जो पॉलिसीज़ है, अभी ऊर्जा मंत्री जी ने अच्छा काम किया है कि रिवाइज़ कर दिया पॉलिसी को, तो हमें आसान हो गया है काम करना थोड़ा। लेकिन जहाँ तक बाहर के देशों में, अफ्रीका के देशों में क्या होता है, पहले दिन ही वो कॉरिडोर क्लियर करते हैं। सबसे पहले कॉरिडोर क्लियर करके और वो कंपनियों को टेम्परेरी हैंड ओवर कर देते हैं कि आपको ये कॉरिडोर 1.5 साल के लिए हमने दे दिया है। 1.5 साल के बाद अगर आपने लेट किया तो आप पे पेनल्टी लगेगी, लेकिन आपको 1.5 साल में कहीं कोई नहीं रोकेगा। और 1.5 साल तक वहाँ कोई नहीं आता उस कॉरिडोर में। जो भी कंपनसेशन, बाकी जो भी इशू है वो पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं। पहले भारत में क्या होता था कि हमारे थर्मल प्लांट लगते थे, उनको बनने में 4-4, 5-5, 6-6 साल लगते थे। तो 6 साल लगा, ट्रांसमिशन का काम किसी कंपनी को दिया, गवर्नमेंट ने, पावर ग्रिड ने खुद किया, वो 2-3 साल में धीरे धीरे करके बना लेते थे। अभी जब सोलर के प्लांट बन रहे हैं, विंड के बन रहे हैं, तो 1 साल में, 1.5 साल में प्लांट बन के तैयार हो जाता है। लेकिन हमारी ट्रांसमिशन लाइन बनाने की जो गति है वो अभी भी वही 3 से 4 साल वाली है। ऐसा नहीं कंपनियां काम नहीं करना चाहती, समस्या है कॉरिडोर क्लियर नहीं होता। कॉरिडोर क्लियर करने के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए तो ये काम तेज़ी से बढ़ सकता है, क्योंकि पावर प्लांट तो हम लगा लेंगे, लेकिन अगर उसके इवैक्यूएशन कैपेसिटी हम डेवलप नहीं कर पाए तो अभी भी हम लोग लगभग 4 गीगावाट, आई थिंक 4 गीगावाट पावर जो है उसको पीक आवर्स में नहीं दे पाते हैं ट्रांसमिशन लाइंस। तो यही मेरा एक्सपीरियंस कहता है। यानी कि नियमों में बदलाव तो हुए हैं लेकिन उससे और बदलने की, उससे सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास फिर आऊँगी। अजय सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रतन ग्रीन एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से। आपका स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि CNI सोलर रूफटॉप में क्या चैलेंजेस आते हैं? नमस्ते सभी को। CNI रूफटॉप में मैम फर्स्ट चैलेंज स्पेस की काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो इंडस्ट्री रोलिंग मिल हैं या जिनमें एसिड फ्यूम्स हैं, उनके ऊपर स्पेस अवेलेबल नहीं होता है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरे, उनको फाइनेंस की काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि बहुत से बैंकों से कई बार लोन नहीं मिल पाता है। बट अभी ये सारी चीज़ें लास्ट 2 साल में धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। कई NBFC अच्छे प्रपोजल लेके आ रही हैं जो लीजिंग मॉडल पे सोलर लगा रही है, उनके रूफ पे सोलर लगा रही थी, उनको एक लीज अमाउंट देना होता है। 5 साल बाद वो उनको प्रोजेक्ट एज इट इज़ हैंड ओवर कर देते हैं। और अभी जो नई पॉलिसी आई है वर्चुअल नेट मीटरिंग, उसके अकॉर्डिंग आके रूफ पे स्पेस नहीं है तो आप कहीं बाहर, जैसे ओपन एक्सेस में लोग प्लांट लगाते थे जिसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, आप वर्चुअल नेट मीटरिंग के थ्रू भी पावर ले सकते हैं। ये अभी नई पॉलिसी में इसका समाधान हुआ है। यानी कि पॉलिसीज़ बदले हैं और इस वजह से चीज़ें जो हैं काफ़ी ईजी हो गई हैं। हमारे साथ YK सहगल हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ग्रीनको से। सर, आपका भी स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, विश्वसनीय विद्युत
पारेषण अवसंरचना जो कि विद्युत भंडारण का एकीकृत माना जाता है, क्या ये भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला है? See, thanks to G Rajasthan. Looking into my background of my career, basically, where I had been a part of the whole national grid planning, being a head of the COC2U before joining Greenco. I will talk about it. We are talking about RE capacity addition, but the basic thing is, that while we are talking about RE capacity addition, we should have a vision for the next 4 or 5 years first, basically. And when you're talking about the storage, basically, the issue is that, as we say that we go on adding solar, we go on and wind, basically. What exactly happening is, we are adding solar and wind, and there is always mismatch between माफ the कीजिएगा demand. सर, हमारे ज़्यादातर दर्शक जो हैं वो हिंदी में Sorry. समझना पसंद करेंगे, वो हाँ। हिंदी ज़्यादा देखते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है कि जिस समय ये एनर्जी हमारी आरी वाली अवेलेबल है और जिस समय हमारी डिमांड है, वो दोनों इंस्टेंस डिफरेंट है बेसिकली। अभी राजस्थान में आप देख लीजिए कि आप विंटर के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में आप कितनी हाई क्वांटम ऑफ शॉर्ट टर्म पावर ले रहे हैं, और इसी तरह समर के अंदर, इवनिंग के अंदर शॉर्ट टर्म का क्वांटम बढ़ रहा है, जबकि आप सोलर और विंड दोनों एनर्जी आप ऐड कर रहे हैं। तो इस सब का सोल्यूशन क्या है बेसिकली कि हमें सोलर और विंड के साथ इलेक्ट्रिक स्टोरेज को लेके आना है। और ये कहना बहुत इजी है कि हमें इलेक्ट्रिक स्टोरेज को लेके आना है, बिकॉज ये बड़ी जेनरिक स्टेटमेंट है बेसिकली। लेकिन प्लान बात यह है कि अगर आपने अगले 5 ईयर में ये विज़न नहीं किया और कोऑर्डिनेटेड वे से सोलर, विंड और स्टोरेज को प्लान नहीं किया, तो एक पोजीशन आएगी कि आप सोलर विंड को डालते जाएंगे, सिस्टम बनाते जाएंगे, और सिस्टम की यूटिलाइजेशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, पैरामीटर डिस्टर्ब करेंगे, और वही स्टोरेज जब बाद में आप प्लान करेंगे और वही स्टोरेज उसी एनर्जी को लोकली डिस्प्लेस कर देगा और वही सिस्टम आपका लाइटली लोडेड हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट आ रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी कैपेसिटी ऐड करें, हमें आपस में एक कोऑर्डिनेशन रखना है बेसिकली। कौन सी लोकेशंस हैं, कौन सी कैपेसिटी लानी है, कितनी बैटरी लगानी है, कितना पंप स्टोरेज लेके आना है, क्योंकि स्टोरेज के अंदर भी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज की डेट में, जो मैच्योर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि बैटरी स्टोरेज है या एक पंप स्टोरेज है, दोनों की अपनी एप्लीकेशंस है। लाइक ग्रीनको ने 2018-19 में ही एक विज़न लगाया था, जिस समय लोगों को पता भी नहीं था पंप स्टोरेज का इतना यूटिलाइजेशन होगा हमारी कंट्री में। हमने 2018-19 में उसको स्टार्ट किया। फर्स्ट पंप स्टोरेज 1680 मेगावाट का हम पिनापुरम पे लेके आए। आज आप देखिए, इट इज प्लेइंग ए वेरी क्रिटिकल रोल बेसिकली इन बैलेंसिंग एंड एड्रेसिंग द वेरिएबिलिटी एंड इंटरमिटेंसी। नाउ लोग बोलते हैं कि भाई पंप स्टोरेज क्यों लगाना चाहिए, उसमें टाइम पीरियड लगता है बेसिकली, क्यों ना बैटरी लगाया जाए। ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। देयर आर मैनी एस्पेक्ट टू बी कंपेयर बेसिकली। लाइक पंप स्टोरेज हैज़ इट्स ओन एप्लीकेशन। जैसे कि ये सिर्फ एनर्जी को शिफ्ट नहीं करना, हमें कुछ सिस्टम के ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सिर्फ रोटेटिंग मास ही पूरे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम विंड को डालते आ रहे हैं, विंड तो चले ठीक, सोलर को डाल रहे हैं, वो सिस्टम में इनर्शिया नहीं डाल रहा, जो इनर्शिया सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो जिसकी की ज़रूरत है, पहले थर्मल हाइड्रो मशीन होती थी, सिस्टम में इनर्शिया होता था। सर माइक थोड़ा सा पास कर होता जा रहा लें, है। सॉरी टू डिस्टर्ब, आप थोड़ा सा माइक अपने पास कर लें फिर। सॉरी। तो अभी हमें ज़रूरत है कि एक कम्बिनेशन लेके चलें बैटरी और पंप स्टोरेज में। दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं, दोनों की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड सेकंड थिंग मैं ये एड्रेस करना चाहूँगा कि इवन नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कोई भी जनरेशन प्लानिंग करें, चाहे वो विंड, सोलर और बैटरी या पंप स्टोरेज लें, एक पर्सपेक्टिव प्लान डेवलप किया जाए, ताकि एज पर पर्सपेक्टिव प्लान ओनली those locations should be identified and capacity should be identified, so that कल को ये ना हो हम सब ऑप्टिमल ट्रांसमिशन सिस्टम की डेवलपमेंट पे चले जाएं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी फिक्टिश हो जाए और हमारे पैरामीटर भी कंट्रोल ना हो। यानी कि बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन एक प्लान की ज़रूरत है। अगर नए प्लान के साथ हम काम करेंगे तो ये बदलाव बहुत तेज़ी से होंगे और बेहतर तरीके से होंगे। यस, दिस व्हाट आई एम सेइंग। ओके, नीलेश धारवाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जीएम हैं RRECL से। आपका स्वागत है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुगल सौर पार्क को पीक समय में पावर की कमी को पूरा करते हुए आप कैसे देखते हैं? मैम, RREC जो है वो पुगल सोलर पार्क डेवलप कर रही है,
उसमें हम जो है एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे। और एक तरह से देखा जाए तो ये प्लग, हाँ, सिर्फ सोलर जो जनरेटर जो है उसको सिर्फ एक प्लग लगाना है और सिर्फ अपनी जो है जो भी सोलर पावर जनरेशन है उसको केवल 33 kV पे जो भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड उसको मिलेगी उस पे उसको डालना है। और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम हम डेवलप करके देंगे उसके थ्रू वो पावर निकलेगी। साथ ही मैं एक बताना चाहूँगा कि इसमें हम जो 2450 मेगावाट का जो सोलर प्लांट पावर डेवलप कर रहे हैं उसके साथ ही एक 6400 मेगावाट आवर का हम उसमें बैस भी हमारा प्रपोज्ड है उसमें, और वो पावर जो है वो पीक आवर्स के लिए होगी। इसमें जो भी जनरेशन जो होगा 2450 मेगावाट का जो जनरेशन होगा वो करीब 65% जो सोलर जनरेशन है वो बैस के ही काम आएगा और केवल 35% जो सोलर जनरेशन जो है वो ट्रांसमिशन के थ्रू ग्रिड में जाएगा। तो इस तरह से हम देखा जाए तो एक तो हम दो काम कर रहे हैं इसमें। एक तो जो सोलर जनरेशन जो है जो एक पावर हमें जो मिल रही है, नेचुरल पावर जो मिल रही है उसको हम सिस्टम को तो दे ही रहे हैं, साथ ही जो पीक आवर्स जो है, पीक आवर्स में जो पावर का जो डेफिसिट रहता है वो भी हम उसका भी हम एक एडवांटेज जो है वो अपने स्टेट को दे पाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे पुअल सोलर पार्क में अभी PPA वगैरह जो है वो डिस्कॉम पावर परचेज करेगी उसको, तो इसलिए जो भी प्लांट लगाएगी कंपनी, जो भी प्लांट लगाएगी उसको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको सारी चीज़ें तैयार मिलेगी, उसको सिर्फ अपना पावर प्लांट लगाना है। सिर्फ 1-1.5 साल का जो भी टाइम लगेगा हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे रहे हैं। बेसिकली आपका फोकस पीक आवर्स के लिए है, उस समय पर जब ऊर्जा का जो कंजप्शन है, एनर्जी कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है, उस समय के लिए आप काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी। मैम दोनों के लिए है, हम जो है नॉर्मल आवर्स में भी जो है तो है ही, लेकिन इसके साथ फोकस पीक आवर्स के लिए भी फोकस जो है उसमें पीक आवर्स का भी है उसमें। ठीक है, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड INA सोलर से। सर आपका स्वागत है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि राजस्थान में केंद्र की जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है इसका क्या खास महत्व है और इस योजना का कितना काम अब तक हुआ है और इसमें क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसमें राजस्थान में अभी काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी काम होने की संभावना है। उसमें दो तरह के मैटर हैं कि हम आज इंस्टॉलेशन कमीशनिंग की या सप्लाईज़ की बात करें तो उसमें कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस और फंड की भी अच्छी व्यवस्था है। सारी बैंक्स PM सूर्यघर योजना को लेके बहुत उत्साहित हैं और जो भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको बहुत आसानी से उसके लिए लोन भी मिल जाता है और लोग बड़े आसानी से काम भी करते हैं। जो उसको हम अगर कहें कि उस पूरी की पूरी योजना के क्रियान्वयन को लेके जो एक छोटी सी समस्या है जिसको चाहे तो राज्य सरकार बड़ी आसानी से दूर कर सकती है, वो है नेट मीटरिंग के सिस्टम को फास्ट करना, ऑनलाइन करना। हमारे कई सारे पड़ोसी राज्य हैं जिनमें ये पूरा की पूरा सिस्टम, नेट मीटरिंग का सिस्टम टोटल ऑनलाइन है, जहाँ पे उपभोक्ता को अपनी रिक्वायरमेंट्स को पोर्टल पे, डिस्कॉम के पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है। वहाँ पे सारा फेसलेस सिस्टम है और टाइम बाउंड सिस्टम है कि उसमें आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया तो विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम आपका वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगा, आपको सारे काम करने की परमिशन मिलेगी, आपको काम करने के बाद अपने फ़ोटो अपलोड करने हैं और उसके बाद आपकी नेट मीटरिंग का इंस्टॉलेशन व डिस्कॉम की तरफ से होगा और बहुत जल्दी विद इन ए फ्यू डेज़ आपका काम, अगर आपका EPC कॉन्ट्रैक्टर ख़त्म करता है तो आपके घर पर नेट मीटरिंग लग के तैयार हो जाती है। और हमारे राजस्थान में बस एक छोटी समस्या ये है कि सारा प्रोसेस मैनुअल है। ये यहाँ पर सारे काम आपको मैनुअली ही करने होते हैं। एप्लीकेशन के बाद आपके घर पे डिस्कॉम से AEN, JEN या जो भी आते हैं उनकी फिजिकली विजिट होती है, वो फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करते हैं, जिसमें कि कई बार टाइम लग जाता है। तो प्रोजेक्ट तो घर पे 5 किलोवाट, 10 किलोवाट या 20 किलोवाट का आदमी 4-5-6 दिन या एक हफ्ते में लगा के तैयार कर देता है, लेकिन नेट मीटरिंग की परमिशन 2-2, 3-3 महीने में मिलती है। तो अगर सरकार इस काम को किसी भी तरीके से ऑनलाइन कर दे, जिसके के लिए हम लोग भी कई बार सरकार से आग्रह कर चुके हैं,
तो राजस्थान के अंदर पीएम सूर्यघर में अपार संभावनाएं हैं और अपने प्रदेश में काम और तेजी से हो सकता है। बिल्कुल, मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं। उम्मीद है कि सुनने के बाद इसमें कुछ काम होगा। रमन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर एकीकरण में जो BES की बात होती है, यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसकी क्या भूमिका है? सो बेसिकली BES को बहुत सिंपल वे में समझते हैं कि अभी तक क्या था कि पास्ट में हम लोग सोलर लगा रहे थे, ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगाते थे। बेसिकली पर्पस क्या होता था कि हम बिजली जनरेट करते थे, अगर हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। हम जो भी सरप्लस पावर जनरेट करते थे वो हम क्या करते थे, गवर्नमेंट को सेल कर देते थे। अब गवर्नमेंट ने देखिए इतनी सारी स्कीम्स ला दी तो सोलर का जो इंस्टॉलेशन था वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। अब जो लास्ट ईयर सोलर लगा था उससे बहुत ज़्यादा इस ईयर सोलर लगा है एंड आने वाले समय में भी लगता जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक आ गया है ग्रिड लेवल पे। ग्रिड लेवल मतलब नेशनल ग्रिड्स, जहाँ जितनी भी ग्रिड्स हमारी डिफरेंट कनेक्टेड है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि डे टाइम में इतनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं जो हमारा यूज़ नहीं है। मतलब हमको सपोज यूज़ करना है इतना और हम जनरेट कर रहे हैं इतना। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेस पावर जो जनरेट हो रहा है और हम डे टाइम में ग्रिड को दे रहे हैं, उस टाइम में ग्रिड बेसिकली जो डिलीवर करना चाहिए पावर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अब नाइट में क्या होता है कि सोलर की पावर नाइट में हमको मिल नहीं रही है। तो अब यहाँ पे एक अनस्टेबिलिटी सा हो गया है सिस्टम में कि आपको क्या है कि आप शाम को तो मेरे से डिमांड करते हैं बहुत ज़्यादा हाई पावर की, डे टाइम में आप खुद इतना एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम द सोलर कि मुझे दिए जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि आप अपना एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन लगाइए कि वट एवर इलेक्ट्रिसिटी यू आर जनरेटिंग फ्रॉम योर सोलर सिस्टम आप उसको यूज़ करिए। एक्सेस पावर है तो आप अपनी उसी बैटरी में स्टोर कर लीजिए, और जो आप नाइट टाइम में मेरे से रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं कि मेरे को इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रात को मेरा फ़ैन या जो भी मेरा सपोज मेरा फैक्ट्री है कुछ भी चलाने के लिए है, सो वही एनर्जी जो आप बैटरी में आज स्टोर कर रहे हैं उसको यूज़ करिए सो दैट कि जो ग्रिड की इंटीग्रिटी है, एनर्जी है उसका हम जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें। कुलदीप जी, जैसे जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो है ये विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है, इसका विद्युत उत्पादन क्षमता जो है इसकी बढ़ रही है, तो क्या उसी गति से ट्रांसमिशन भी हो रहा है या इसमें अभी कमी है? जैसा कि मैडम अभी मेरे फेलो पैनलिस्ट बता रहे थे कि हमें स्टोरेज सिस्टम बनाने पड़ रहे हैं, या जैसे अभी सर ने बताया कि हमें पंप स्टोरेज सिस्टम भी बनाने पड़ रहे हैं। वो मूलतः इसीलिए बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ट्रांसमिशन की कैपेसिटी भी नहीं है। नहीं तो हम उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हो सकता है थर्मल प्लांट जहाँ पे भी अवेलेबल हैं उनको हम रात को यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रांसमिशन की ही है। ट्रांसमिशन एक मुख्य समस्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन में पहले 2 से 3 साल लगते थे, आज भी 2 से 3 साल लग रहे हैं, लेकिन जो प्लांट कैपेसिटी है वो एक साल में ऑलमोस्ट 30% 40% बढ़ जा रही है। ट्रांसमिशन कैपेसिटी उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है। जब तक हम इसको प्री प्लान नहीं करेंगे कि आने वाले 5 साल में हमें कितनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी चाहिए, आज सोलर प्लांट लगने के बाद हम साथ के साथ ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो वो मैच नहीं हो पाएगा। ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। अजय सिंह शेखावत जी, अगले 5 सालों में अगर मैं बात कर लूँ तो सोलर रूफटॉप में क्या ग्रोथ देखते हैं आप और रोजगार की क्या संभावना है इसमें? अगले 5 सालों में हम सोलर रूफटॉप काफ़ी ग्रो कर रहा है, इंडिया का भी और राजस्थान का भी। अभी इंडस्ट्री को ये समझ में आ गया है कि हमें हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना है, तो हमें हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है, जो एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, जो इंडस्ट्री जैसे मान लीजिए मेटल इंडस्ट्री है या आपकी गारमेंट इंडस्ट्री है, इनमें काफ़ी पावर यूज होता है। तो उनको समझ में आ गया कि एक तरह से ये रॉ मटेरियल इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है, तो वो सोलर एडोप्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है इस तरीके से। और युवाओं के लिए इसमें काफ़ी रोज़गार के अवसर हैं। अभी राजस्थान सरकार ने 28 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU किए हैं एनर्जी के अंदर। उसमें आपको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों के लिए काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है नीलेश धारवाल जी, बैटरी स्टोरेज ग्रिड पर दबाव डाले बिना अगर हम EV चार्जिंग, ट्रांसमिशन और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे में ये क्या भूमिका निभा सकती है? थैंक यू मैम। मैम हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि यदि EV एक्चुअली EV का जो कंजम्पशन जो है, पावर कंजम्पशन, वो पीक आवर्स में ज़्यादा होता है। यदि हम विदाउट बैटरी बैस के बिना यदि EV को यूज करेंगे तो वो एक तरह से ग्रिड को स्ट्रेस ही देगा।
तो इस वजह से हाँ, ईवी विद बैस ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। और यदि हम ग्रिड को यदि जीरो स्ट्रेस देना चाहें, यदि हम चाहें कि भाई ग्रिड पे जो स्ट्रेस जो है ईवी की वजह से जो आने वाला है या आ रहा है, वो यदि जीरो स्ट्रेस देना चाहें तो उसके लिए अपने को बैस, सोलर प्लस बैस प्लस ईवी, इस पे कॉम्बिनेशंस पे जाना पड़ेगा, ये तभी पॉसिबल है। अदरवाइज ये कोई भी हाँ ईवी जितना ज़्यादा, क्योंकि डे बाई डे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो बढ़ ही रहे हैं, उनकी चार्जिंग भी होगी। यदि पावर जनरेशन नहीं होगा, बैट अवेलेबल नहीं होगी पावर, या फिर पीक आवर्स में यदि ईवी का अपन यूज करेंगे तो वो ग्रिड को स्ट्रेस ही करेगा। तो कॉम्बिनेशन के साथ तो ही हमें काम कॉम्बिनेशंस करना के साथ में जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है सोलर प्लस बैस प्लस ईवी। ओके, मनीष गुप्ता जी, अगर हम आईएनए की बात कर ले तो आईएनए किस तरह के अभी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रदेश में, और आगे किस तरह के बदलाव संभव है? देखिए, बदलाव के लिए तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा यहाँ बैठे सभी लोगों से जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज से कुछ साल पहले तक ये इंडस्ट्री हमारे देश में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और आज हम सभी लोग सरकारों की वजह से ही इस इंडस्ट्री से जुड़े और इस मंच पे बैठे हैं। तो सरकार डेफिनेटली जिस तरीके से काम कर रही है वो एप्रिशिएबल है। हमारे देश की अपनी कुछ चुनौतियां होती हैं, हमारे देश की, हम दूसरे देशों की तरह काम नहीं कर सकते, हमारे पड़ोसी देशों में काम करने के तरीके दूसरे होते हैं, हमारे देश की अपनी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी भारत बहुत तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तरक्की कर रहा है। आज पूरी दुनिया में इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कंट्री है आफ्टर चाइना। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पिछले कुछ सालों में देश जहां मैन्युफैक्चरिंग इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती थी, आज हम लगभग 170 प्लस गीगावाट की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अंदर है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आप सरकारों के लिए बजाएं, केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए और अपने आप के लिए। आज हमारे देश में सोलर से रिलेटेड या राजस्थान में बात करें, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की हर चीज़ अवेलेबल है। हमें आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लगभग काफ़ी हद तक सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी अब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और लगभग 100 गीगावाट तक की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग अगले 4 सालों में अपने देश के अंदर होगी। इसके अलावा सोलर वेफर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी केंद्र सरकार ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कि जून 2028 के बाद सोलर में जो भी सोलर पैनल यूज़ होंगे देश के अंदर, उसमें ALMM पार्ट 1 सोलर पैनल, ALMM पार्ट 2 सोलर सेल और ALMM पार्ट 3 सोलर वेफर और इनगट वी मेक इन इंडिया होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस पूरे सेक्टर में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपार संभावना है। हमारे जैसे लोग एक छोटे से एंटरप्रेन्योर से जो हमने अपने कंपनी की जर्नी शुरू करी थी, एक छोटी सी 50 मेगावाट की यूनिट से हमने 2017 में अपना सफ़र शुरू किया था, और आज 5,500 मेगावाट के साथ हम राजस्थान में अपनी 3 मैन्युफैक्चरिंग से अगर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो शायद सरकार की इन योजनाओं की वजह से और सरकार की इन दूरगामी योजनाओं का ही परिणाम है कि हमारे जैसे छोटे एंटरप्रेन्योर आज इस पोजीशन पे इस बिजनेस को लेके जा पा रहे हैं। और हम अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी MP में लेके आ रहे हैं, जो कि सोलर सेल और एल्यूमिनियम फ्रेम का है, जो कि लगभग 1650 करोड़ का हम लोग इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे इंसोलेशन एनर्जी सोलर वेफर की मैन्युफैक्चरिंग लाने के लिए भी कमिटेड है, और जिसका कि हम अगले साल कंपनी काम शुरू कर देगी, जिसमें कि हम 4,500 मेगावाट का इनगोट और वेफर की मैन्युफैक्चरिंग भी लेके आ रहे हैं। तो मनीष जी ने सारी बातें कह दी। जिस बदलाव की हम बात करते हैं और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वो अब केवल बातें नहीं है, केवल दावे नहीं है, धरातल पर भी काम दिख रहा है और धरातल पर तस्वीर भी अब बदल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक बार ऊर्जा के साथ जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि बात ऊर्जा की हो रही है, जैसा कि चंद्रश्री ने भी कहा था। और नाउ मैं चंद्रश्री को